आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको स्टिल करके बार बार पढ़ना है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि ये चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के नाम से फिजिक्स में भी है 11th क्लास में। तो एक तरीके से आपके फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का दो चैप्टर कवर हो रहे हैं, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिएगा। तो हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है या पिस्टन है, इसको आप क्या करिए, धीरे धीरे नीचे कंप्रेस करिए। ये इसकी नई पोजीशन है। पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम हो गया V2। तो आप ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि जब आप इसे कंप्रेस करेंगे धीरे धीरे तो अंदर से हीट बाहर चले जाएगी, और अगर रेरिफाइड करेंगे, ऊपर उठाएंगे, तो बाहर से अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो पहला ये है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब आप जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये किस वाले लॉ में होता है? बॉयल्स लॉ में। तो तीसरा है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल हियर। और बॉयल्स लॉ क्या होता है? ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पढ़ाया आपने, तो यहां से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आ जाएगा। तो आप देखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस के न्यूमेरिकल इससे निकलेंगे। चौथी बात यह है कि जब आपने पिस्टन को कंप्रेस करा तो क्या हुआ? हीट बाहर चली गई, और अगर ऊपर उठाया तो बाहर से अंदर आ गई। इसका मतलब हीट का ट्रांसफेरेंस हो रहा है। और कहां से हो रहा है? पिस्टन की वाल से हो रहा है। इसी से तो हीट बाहर जा रही है और अंदर आ रही है। तो चौथा यह है ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट इज देयर। इसमें हीट का ट्रांसफेरेंस होता है। अब होता है तो कहां से हो रहा है? वाल से। इसका मतलब ये कैसी होनी चाहिए? गुड कंडक्टर। तो वाल ऑफ द कंटेनर शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये दीवारें जो हैं इसकी कैसी होनी चाहिए? गुड कंडक्टर, क्योंकि हीट का ट्रांसफेरेंस हो रहा है ना। गुड कंडक्टर है, या इसको डायाथर्मिक भी बोल देती हैं। गुड कंडक्टर होनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि देखो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कैसे निकालती है? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हेडिंग डाल लें। देखिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ है। मान लो आपने इस पिस्टन को थोड़ा सा दबा दिया, थोड़ा सा, तो प्रेशर बढ़ गया। डेल पी मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से मालूम पड़ रहा है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो ये थोड़ा सा कम हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा?
ये आ गया मल्टीप्लाई करके। और के की वैल्यू किसके बराबर है? पीवी। तो यहां के की जगह पीवी रख दो, ये कट गया। ये सब बच्चे जानते हैं कि जब दो डेल एक साथ आ जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी, तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो नेग्लिजिबल होता है और छोटा हो जाता है। भाई जब आप किसी छोटी चीज से छोटी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, डेल मतलब स्मॉल, तो चीज और छोटी हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो अब बताइए फाइनली आपके पास बचा क्या है? फाइनली बताइए ये बचा है कि नहीं बचा है? ये आ गया। अब इसमें आप नेक्स्ट स्टेप में डेल वी को नीचे ले जाएं, यहां से हटा दो। बताओ इसको क्या कहते हैं? फिजिक्स में पढ़ाओ, बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस किसका पार्ट है? इलास्टिसिटी का। तो ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, किसके बराबर आ गई? प्रेशर। ये डराइव भी करने को आ जाता है बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये कहलाता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मतलब इट इज द पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसको इलास्टिसिटी बोल देती है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके बराबर प्रूव हो गई? प्रेशर। लिख लीजिएगा, फिर समझ लो। पिस्टन को धीरे धीरे नीचे दबाओ जिससे हीट बाहर चली जाए। अगर ऊपर उठाओगे तो बाहर से अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। तो एक तो ये स्लो प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। और टेम्परेचर जहां कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा है, वो बॉयल्स लॉ होता है। ये लगा दीजिएगा। अब आपको मालूम है जब आप इसे दबा रहे थे तो हीट बाहर जा रही थी। इसका ना हीट का ट्रांसफरेंस होता है। कहां से होता है? बर्तन की दीवारों से। तो ये गुड कंडक्टर होनी चाहिए जिससे हीट का ट्रांसफरेंस हो। तो ये पॉइंट समझ में आ गए दोनों। और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को अप्रूव करना है आपको, तो आप यहां से इसकी बिगिनिंग करिएगा। ये बॉयल्स लॉ है। पिस्टन को दबाओगे थोड़ा सा तो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये फार्मूला बता रहा है ना? इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कहलाता है बल्क मॉडुलस। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। बल्क मॉडुलस किसका पार्ट है? इलास्टिसिटी का। तो इसको इलास्टिसिटी लिख दिया है मैंने। किसके बराबर प्रूव हो गई? प्रेशर। तो ये रिजल्ट जरूर ध्यान रख लिए। आ गया समझ में? चलिए तो आपने ये पॉइंट समझ लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है उसमें आपको स्लोप निकालना बताया जा रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना? तो अभी अभी आपने पढ़ा है, आपको मालूम होगा पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ। इसका आप x इंटू वाई से डिफरेंशियल कर दो। पढ़ा है आपने फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? जी। यहां से आप वैल्यू निकाल लो किसकी? इसको उधर ले जाओ। अब देखो, अगर बात सोचो, अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करा है ना, और मैंने कैसे भी लिख लिया, मान लो ये ग्राफ इस टाइप से आ गया, तो आप बताइए स्लोप क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, एक टेंजेंट खींच लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस। तो बताइए इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना, एक टेंजेंट बना लीजिए। तो यहां से ये एंगल, ये वाला अंदर वाला एंगल मत लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। इसको बोलते हैं स्लोप। अब ये स्लोप किसके बराबर आएगा, है ना? अगर आप टेन थीटा निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा? इधर से प्रूव हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर कौन है? डीपी। तो डीपी अपॉन डीवी, इसको क्या बोलेंगे हम? स्लोप। भाई स्लोप यही तो होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। वाई एक्सिस ये है और एक्स ये। तो ये जो स्लोप है ये किसके बराबर आ गया? देखिए, माइनस पी अपॉन वी। तो आज के बाद ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप क्या है? ये है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, स्लोप निकल आएगा। आप कहोगे कैसे? तो मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं लोग। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने यहां ले लिया है, बना लो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। लिखिए। तो एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया है इसके ऊपर। मान लो ये एक ग्राफ है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो इसने क्या करा, कोई 3 पॉइंट पकड़ लिए यहां पर, ए बी सी। अब यहां पर मुझको प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, ऐसे करके लिख लो। मान लो ये V है, ये 4V है, ये 8V। ऐसे ही यहां पर प्रेशर P है, यहां 2P है, यहां 8P। अब पहली बात तो ये है कि आपको कैसे मालूम कि ये ग्राफ जो है ये आइसोथर्मल कर्व है। आइसोथर्मल में पीवी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो जैसे आपने सी पॉइंट लिया तो यहां पी कितना है? 8P, है ना। और यहां पर वॉल्यूम क्या है? V। तो आप चेक करके देख लो क्या ये आइसोथर्मल का ग्राफ है। तो इस सी पॉइंट पे ले रहा हूं पहले, और ये बी पॉइंट पकड़ लो, 2P इंटू 4V। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं दोनों? तो अगर P1 V1 बराबर P2 V2 आ जाए, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, तो समझ लेना ये सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। पहले तो ये प्रूव हो जाना चाहिए। फिर आपको मालूम है इसका स्लोप निकालना है, तो ये फार्मूला है। मान लो स्लोप निकालना है आपको सी पॉइंट पे, तो फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है। तो बताओ सी पॉइंट पे प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, ये आंसर आ गया। अगर स्लोप निकालना हो आपको, मान लो ए पॉइंट पे, फार्मूला ये रहा। तो ए पॉइंट पे प्रेशर ये रहा, वॉल्यूम ये रहा। तो किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। पहले ये मालूम कर लेना कि ये वाला जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल का है कि नहीं है। वो कहां से मालूम पड़ेगा? कोई भी 2 पॉइंट चेक कर लो, ये सेम होना चाहिए। स्लोप के लिए ये लगा दो, बस हो गया क्लियर। लिख लें। हटा दें। चलिए अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं कि जो आइसोथर्मल वर्क डन है, नेक्स्ट पॉइंट, आइसोथर्मल वर्क डन, ये कैसे निकालेंगे आप? तो आइसोथर्मल वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले बताओ वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने स्मॉल वर्क डन कर दिया किसी के ऊपर, तो बताओ फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। जानते हैं ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो यहां पर फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन लेंथ। तो बताइए प्रेशर इनटू चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया इनटू चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? डेल वी।
भाई एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो एरिया इंटू चेंज इन लेंथ क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। अब आपको मालूम है डेल का मतलब होता है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा। तो आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे। वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में V2 है। यही तो कहा है आपने कि ये एक पिस्टन है, पहले वॉल्यूम V1 था, इसको कंप्रेस कर दिए, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो इसका ये हो जाएगा। तो आप जानते हो PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि आपको मालूम है डेल के संग या D के संग V लिखा है, तो इंटीग्रेशन केवल V का होगा, P का तो होगा नहीं। तो P की जगह पे ये पुट कर दो। अब इसमें डेल V लिखा है तो V का इंटीग्रेशन होगा। ये क्या है? कांस्टेंट। इसको बाहर निकाल लो। बताओ dV अपॉन V या 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है? log V। इतना तो जानते ही हम। अब इसमें आप क्या करेंगे? log E को log 10 में कन्वर्ट करो। तो आप जानते हैं log बेस E को नेचुरल log कहते हैं, ln। इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये पढ़ा है हमने। तो हमने क्या करा? log बेस E को 10 में कन्वर्ट कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? log V2 माइनस log V1। अब बताओ log M माइनस log N क्या होता है? log M अपॉन N। इससे तुम्हारे पास आइसोथर्मल वर्क डन निकल आएगा। अगर ध्यान रख लो गैस एक्सपेंड कर रही हो तो W के आगे नेगेटिव लगा देना, मतलब इस फार्मूले के आगे नेगेटिव आ जाएगा। और कंप्रेस कर रही हो तो पॉजिटिव लगा देना। पढ़ा है ना आपने ऑन द गैस एंड बाय द गैस। ऑन द गैस हो तो पॉजिटिव लगा दो, बाय द गैस हो तो नेगेटिव लगा दो। अब चाहो तो आपको मालूम है बॉयल्स लॉ लगता है आइसोथर्मल में, तो यहां से V2 अपॉन V1 की वैल्यू क्या आ गई? P1 अपॉन P2। तो आप अगले स्टेप में इसकी जगह पर चाहो तो P1 अपॉन P2 भी लगा सकते, जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो ये आइसोथर्मल वर्क डन का फार्मूला है, देख लीजिएगा। इससे निकलेंगे न्यूमेरिकल। कैसे निकलेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको हटा देती। अब देखिए, अब सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने पिछले वाले हमारे वीडियो में देखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें यह बताया गया है कि जो आपको टोटल हीट एनर्जी दी जाती है ये कहां जाती है?
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ये है टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड। जैसे आपको किसी ने 10 रुपए दिए तो वो कहां जा रहे हैं, 3 रुपए खर्च रहा इंटरनल में, 7 रुपए एक्सटर्नल में। तो ये कहलाता है इंटरनल वर्क डन और ये कहलाता है एक्सटर्नल वर्क डन। मैंने इन सबका आपको फार्मूला पिछले लेक्चर में बताया। इसका फार्मूला ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। डेल यू जो दिखाई दे रहा है इंटरनल, इसका फार्मूला ये होता है, और डेल डब्ल्यू ये होता है पी डेल वी या एन आर डेल टी, पीवी की जगह एन आर टी। ध्यान आ गया है ना। सीपी सीवी आप जानते हैं, सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप इन तीनों को यहां पुट कर दो पुट, तो एन सीपी डेल टी इक्वल टू एन सीवी डेल टी प्लस एन आर डेल टी। इन तीनों की वैल्यू फर्स्ट लॉ में पुट कर दो। ये देखो तो क्या आ गया, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, जो कहलाता है मेयर्स फार्मूला। आपने पढ़ा है, ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा। यहीं से मालूम पड़ जाता है, इसे उधर ले जाओ कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, जानते हैं है ना। तो इसका यूज मैं ये बता रहा था सिर्फ कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, टेम्परेचर क्या रहता है आइसोथर्मल में, कांस्टेंट। तो डेल टी क्या हो जाएगा, 0। तो डेल यू की वैल्यू 0 होती है आइसोथर्मल में। कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट लॉ है इसमें यहां 0 पुट कर दो तो सारी हीट एनर्जी एक्सटर्नल वर्क डन में यूज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। और दूसरा बात ये भी मालूम है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। पिछले लेक्चर में बताया था आपको, स्टेट फंक्शन वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट पे करता है, इनिशियल और फाइनल। तो मान लो यहां से आप चले और यहीं लौट के आ गए तो ये दोनों सेम है, 0 आ जाएगा। तो ध्यान रख लो, स्टेट फंक्शन है इसलिए डेल यू क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल टी 0 होगा, तो मतलब डेल यू 0 है। तो डेल यू 2 पॉइंट पे 0 होगा आइसोथर्मल में और साइक्लिक में। ध्यान रखना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यूज होंगी बार बार। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन इसके कराएंगे आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के। लिखिए, देखो पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन by 2 mole of an ideal gas at 298 Kelvin in isothermal expansion from 10 liter to 20 लीटर। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप देखिए पहले कैसे करोगे, नहीं आएगा तो बताया जाएगा आपको। करिए,
हो गया। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, आइसोथर्मल देखते ही वर्क डन निकालना है और ये लिखा है एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन है तो आगे माइनस लगा लीजिएगा। ये फार्मूला अभी अभी हमने प्रूव करा था, ध्यान है, इसे लगा दीजिएगा। अब देखो इस फार्मूले में n क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो आपको दिए 2 मोल। वर्क डन डिपेंड करता है आप जूल में चाह रहे हैं या कैलोरी में। अगर जूल में है तो R जो कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। तो आपको मैंने R की वैल्यू बताई, ये कब रखते हैं, जब जूल में हो आंसर। ये कब रखते हैं, जब कैलोरी में हो। और मान लो किलो जूल में हो तो किलो लग जाएगा, तो इसकी R की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसे ही किलो कैलोरी में ये हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है वर्क किस में चाह रहे हो आप। तो R जो गैस कांस्टेंट है यूनिवर्सल, जूल में निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये रख दी। टेम्परेचर किस में रहते हैं, केल्विन में। लॉग V2 अपॉन V1, फाइनल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल V2 V1। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर इन जूल आ जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये फार्मूला है। एक्सपेंशन लिखा हो तो माइनस लिख दो, कंप्रेशन लिखा हो तो प्लस लिख देना, बस लिख लीजिएगा। आ रहा है समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा। देखिए मान लो पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया, अब आपको एक जेई का क्वेश्चन बताता हूं, वो देखो। क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस is compressed isothermally, कंप्रेस, इसमें कंप्रेस इस्तेमाल हुआ है, एट आ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कैलकुलेट, क्या क्या निकालना है, डेल क्यू निकालना है, डेल यू निकालना है एंड डेल डब्ल्यू निकालना है। करिए। लिख लिया। बस ये ध्यान रखना ये आर्गन है, इसका एटॉमिक वेट पेपर में गिवन होगा। तो सबसे पहले ये देखा करो आइसोथर्मल, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है बताइए, 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है क्या, ये ध्यान रख लो, ये लिखा है कंप्रेशन, तो आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व कर लो। 2.303, बताओ n क्या होंगे, मोल, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये आ गए मोल। डिपेंड करता है वर्क डन किस में चाह रहे हो, मान लो कैलोरी में चाह रहे हो तो R की जगह 2 रख देना। टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो सेंटीग्रेड को। लॉग V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 फाइनल अपॉन ये। बस आप अपने दिमाग में ध्यान रख लो कि जब कंप्रेशन है तो आंसर जो भी आए आपको पॉजिटिव में लिखना है, और एक्सपेंशन हो रहा हो तो नेगेटिव में लिखना। तो ये आ गया आंसर। अब इसके बाद आपको मालूम ही है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अभी अभी बताया था डेल यू
या डेल ई, एक ही बात है, इंटरनल ये 0 होती है। बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 0 क्यों है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल यू क्या हो जाता है, 0। अब आप इधर आ जाओ, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया गया है, यही होता है ना। अब इसकी वैल्यू है 0, इसका मतलब है जो डेल डब्ल्यू आपने निकाला था, डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू, वही आपके पास डेल क्यू हो जाएगा। तो इनका आंसर सेम आएगा, ये 0। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिएगा इसे। लिख लिया? चलिए एक क्वेश्चन आपको आइसोथर्मल का और दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन in expending 16 gram of oxygen at 300 Kelvin, occupying a volume of 5 decimeter cube, isothermally until the volume becomes 25 decimeter cube। मतलब 5 से जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली देखते ही आप समझ गए वर्क डन का फार्मूला, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। अब इसमें लिखा है एक्सपेंडिंग, तो जो भी आंसर आए आगे माइनस रहेगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। अब फाइनल वॉल्यूम 25, इनिशियल 5, टेम्परेचर मालूम ही है, मोल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल आ जाएगा ये हाफ मोल। आंसर जूल में है तो आर की जगह 8.314 रख दो, जूल में आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आइसोथर्मल के, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है इसके ऊपर। लिख लिया? चलिए अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पूरा डिटेल में समझाया गया है आपको, वीडियो आपको लगे कि अच्छा है तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, जिससे मोटिवेशन हमें मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो एडियाबैटिक प्रोसेस की आपको जल्दी मिलने वाली है।